नमस्कार मित्रों, ये आज का वीडियो एक जाने माने टॉपिक पर है, जन गण मन। कि ये गाना लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था और क्यों इस गाने को बैन करने की डिमांड मैंने रखी। यानी मेरी डिमांड क्या है वो पहले बताता हूँ। पॉलिटिकल डिमांड में नागरिकों को, कार्यकर्ताओं को एक बात पे क्लियर रहना चाहिए कि भाई तुम गैजेट में क्या छपवाना चाहते हो। गैजेट का मतलब क्या कि गैजेट एक डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जो कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार महीने में, साल में एक छापती है और उसमें आपको क्या छपवाना है। बाकी एनालिसिस, हिस्ट्री की बातें वो तो होती रही है। गैजेट का सैंपल है कि इस तरह का गैजेट हर एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महीने में एक या 15 दिन में एक छापते हैं और इसमें लिखे गए आदेशों के अनुसार कलेक्टर को काम करना होता है। तो जनगण मन से रिलेटेड जो मांग है वो ये कि जनगण मन सरकारी प्रीमाइसेस पे, गवर्नमेंट के जितने भी बिल्डिंग वगैरह है वहां पे बैन होगा। यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर या गवर्नमेंट के जितने प्रीमाइसेस है उसके अंदर कोई जनगण मन गाता है तो उसे ज्यूरी दंड कर सकती है और दोबारा बार बार वो करे तो उसे जेल की सजा भी कर सकती है। यानी जनगण मन का राष्ट्रगीत का जो राष्ट्रगान का जो राष्ट्रगीत का जो स्टेटस है वो तो खत्म हो ही जाएगा। उसकी जगह राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक ही काफी है, दोनों में वंदे मातरम रहेगा। और ओरिजिनल वंदे मातरम का एक स्टेंजा निकाल दिया गया है, वो स्टेंजा वापस रखना है। तो वंदे मातरम के कौन सा स्टेंजा निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, उसकी बात कभी बाद में करेंगे। पर ओरिजिनल वंदे मातरम पूरे इसके स्टेंजा के साथ, ओरिजिनल ट्यून के साथ, जिस ट्यून में आनंद मठ में गाया गया था उसी ट्यून के साथ। जनगण मन और सरकार के द्वारा प्रकाशित किसी भी पुस्तक में, या तो जिस पुस्तक के प्रकाशन में सरकार ने पैसा खर्च किया है उसमें कहीं जनगण मन गाना नहीं होगा। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जनगण मन गाना गाएगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि गैजेट में आए। मतलब इन चीजों पे जनमत संग्रह शुरू होना चाहिए। राइट टू रिकॉल ग्रुप, जो ग्रुप मैंने शुरू किया राइट टू रिकॉल वगैरह कानून लाने के लिए भारत में, उसमें और बाकी पार्टियों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि बाकी पार्टियां ये कहती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, जबकि हमारी सारी बातों में ये आता है कि इन चीजों के लिए जनमत संग्रह शुरू होना चाहिए। जो व्यक्ति जनगण मन के भक्त है वो इस पे हाथ दर्ज करा दे, या हाथ दर्ज न कराए तो उनकी हाँ मान ली जाएगी। लेकिन यदि मेजोरिटी भारत के लोग चाहते हैं कि जनगण मन को बैन किया जाए तो फिर जनगण मन को बैन करने का गैजेट नोटिफिकेशन छपना चाहिए। अब जनगण मन को क्यों बैन करना चाहिए? कि जनगण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर एकदम चापलूस किस्म के आदमी थे। रविंद्रनाथ टैगोर सर से वो चापलूस किस्म के आदमी थे। उनको नोबेल प्राइज चाहिए था, तो उन्होंने सोचा कि भाई नोबेल प्राइज कैसे मिल सकता है। कि उस समय ही कहने के लिए ये जो नोबेल प्राइज कमेटी इंडिपेंडेंट थी, पर इंडिपेंडेंट कुछ नहीं थी। वो जो बड़ी सरकार, बड़े कैपिटलिस्ट उद्योगपति उस जमाने के, उनके दबाव में रहते वो लोग काम करते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि यदि मैं राष्ट्रवाद का विरोध करता हूँ और यदि मैं अंग्रेजों की तारीफ करता हूँ तो मुझे नोबेल प्राइज मिलने की शक्यता बढ़ जाएगी। तो राष्ट्रवाद का हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध किया। उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नाम नहीं लिया इन लोगों का, पर इन लोगों को हमेशा उन्होंने ब्लाइंड नेशनलिस्ट कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको ब्लाइंड नेशनलिस्ट कहा और राष्ट्रवादियों की डिमांड को भी उन्होंने खारिज किया कि भाई राष्ट्रवाद में टेरिटरी नहीं आना चाहिए। मतलब कि जो भारत की भूमि है उस पर अंग्रेजों का कायम कब्जा चालू रहे वो ठीक है, आप टेरिटरी की बात मत कीजिए। यानी कि अंग्रेजों से टेरिटरी मत मांगिए। राष्ट्रवाद में सिर्फ लोग आने चाहिए, लेकिन लोग का हवा में खड़े रहेंगे। लोगों को खड़े रहने के लिए जमीन चाहिए, लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, और पानी भी जमीन में आता है, नदियों से आता है। तो कोई भी राष्ट्रवाद जमीन के बिना हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की डेफिनेशन में जमीन नहीं आनी चाहिए, यानी जमीन पर अंग्रेजों का हक कायम रहना चाहिए। और जनगण मन है वो उन्होंने अंग्रेजों की सिफारिश, यानी उसके राजा जो जॉर्ज पंचम था उसकी चापलूसी के लिए लिखा था। अब बहुत सारी बात आप गूगल कीजिए, दीक्षित जी, राजीव दीक्षित जी के वीडियो में मिल जाएगी। उसको मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा, मैं एक एक चीज रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। दूसरा, आप जनगण मन का लिटरल ट्रांसलेशन
लिटरल ट्रांसलेशन यानी शब्द का शब्द, शब्द का शब्द, फिर तोड़ मरोड़ के लोगों ने उसको अर्थ बनाया है, वो अलग बात होगी। शब्द टू शब्द आप ट्रांसलेशन देखिए तो उसमें साफ दिखेगा कि ये अंग्रेज राजा की तारीफ के लिए लिखा गया है। जैसे कि जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, यानी ये गाना लिखा गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। तो जॉर्ज पंचम खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे और लोग गा रहे हैं कि भारत भाग्य विधाता। अब यदि ये गाना भगवान के लिए लिखा गया होता तो विश्व भाग्य विधाता होता। हमने कभी भगवान को भारत से नहीं जोड़ा, हम कभी ये नहीं कहते कि भगवान है वो अकेले भारत का है। और भारत के धर्मों में तो हमेशा विश्व का संबोधन होता है, ब्रह्मांड का संबोधन होता है। तो यदि रविंद्रनाथ टैगोर ने भगवान के लिए लिखी होती तो विश्व भाग्य विधाता होता, या तो ब्रह्मांड भाग्य विधाता होता, भारत भाग्य विधाता नहीं होता। उसके बाद राज्यों के नाम देखिए तो वही राज्य है जो कि अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। क्यों उसमें सौराष्ट्र का नाम नहीं आ रहा? क्योंकि उस समय सौराष्ट्र टेक्निकली एक अलग रजवाड़ा था, वहां राजाओं का राज था, इसलिए वही क्षेत्रों के नाम आ रहे हैं जो कि अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। और एक एक लाइन आप देखिए तो वो गुलामी की लाइन है कि तव शुभ नामे जागे, कि हम तेरा नाम लेकर जागते हैं, तुझसे हम आशीष मांगे, तुझसे हम वरदान मांगते हैं। एक एक लाइन आप पढ़िए तो लगेगा कि यहाँ भारत के नागरिकों का अपमान हो रहा है और अंग्रेज राजा की और अंग्रेजों की तारीफ हो रही है। तो इसमें दूसरे दिन, उसके दूसरे ही दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये खबर छपी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए ये गाना लिखा और जिसमें उन्होंने जॉर्ज पंचम की बुरी बुरी तारीफ की। ये सब आया, रविंद्रनाथ टैगोर ने उसका कोई खंडन नहीं किया, उस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ ये गाना हमने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा था। उसके 20 साल बाद रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि ये गाना मैंने भगवान की तारीफ के लिए लिखा था, जॉर्ज पंचम की तारीफ के लिए नहीं लिखा था। और उसमें एक दो शब्द उन्होंने इधर उधर बोल दिए कि वो रथ में जा रहे हैं, कि भाई जॉर्ज पंचम कौन से रथ में जाते हैं? ऐसा नहीं है, रथ में तो उस समय जाते थे। उस समय की तस्वीर देखिए, जो पुरानी प्रणाली का थी कि राजा रथ में जाता था, उसी तरह से अनेक फोटोग्राफ आपको जॉर्ज पंचम और पूरा राजाओं के मिलेंगे, यहाँ तक कि एलिजाबेथ क्वीन के भी मिलेंगे कि जिसमें वो घोड़ों के द्वारा चलाए हुए रथ पे प्रोसेशन में, यानी कि जाहिर सभा में जा रही है। तो इस तरह से उसके एक भी शब्द में कहीं भी भगवान शब्द नहीं आता। पूरे गाने में, जनगण मन पूरे गाने में सर से पांव तक कहीं भी भगवान शब्द नहीं आ रहा। उसमें जॉर्ज पंचम शब्द भी नहीं आ रहा, क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर भारतीयों के सामने एक दूसरा चेहरा रखना चाहते थे कि वो राष्ट्रवादी है। वो अंग्रेजों के चापलूस थे, लेकिन वो भारतीयों के सामने दिखाना चाहते थे कि वो राष्ट्रवादी थे। इसलिए उन्होंने कविता में ये भी कहीं नहीं आने दिया कि वो जॉर्ज पंचम की पूरी पूरी तारीफ कर रहे हैं। पर एक एक वाक्य का अर्थ यही होता है कि ये जॉर्ज पंचम की तारीफ हो रही है। और गाना लिखने का ओकेजन भी क्या था कि जो कांग्रेस जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के चमचों, अंग्रेज ने ही पार्टी बनाई थी, अंग्रेजों के चमचों की पार्टी की, ताकि भारत के लोगों का टाइम पास हो सके, टाइम वेस्ट हो सके। कांग्रेस की रचना अंग्रेज ने ही की थी 1885 के आसपास, और उसने इसलिए की थी कि भारत के लोगों को इकट्ठा किया जा सके, उनको डिबेट क्लब बनाई जा सके ताकि वो आके बोले और उनका गुस्सा शांत हो जाए और उनका इस तरह से टाइम पास हो जाए। और उसके जब जॉर्ज पंचम आ रहे थे तो कांग्रेस में जो ब्रिटिश अंग्रेजों के चापलूस थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें उनका स्वागत समारोह रखना चाहिए और उसके लिए गाना लिखना था। तो उसके लिए उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा कि आप एक जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए गाना लिखिए, और तब रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ही दिन में, 1 या 2 दिन में वो गाना लिख दिया। यानी गाना जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए ही लिखा गया था। अब इस गाने को राष्ट्रगीत क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि आजादी के समय 1946-47 में अंग्रेजों के पास ट्रम्प कार्ड थे, हुक्म के पत्ते थे। उन्होंने दुरात्मा गांधी, जवाहरलाल गाजी और अन्य कांग्रेस को नेता को कहा कि भाई लोगों का विद्रोह बढ़ रहा है, भारत के सैनिकों का भी विद्रोह बढ़ रहा है। भारत के सैनिक थे वो महात्मा सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर विद्रोह कर रहे थे। भारत के युवक थे वो महात्मा भगत सिंह, महात्मा चंद्रशेखर आजाद से
प्रेरित होकर विद्रोह करेंगे कि विद्रोह कर रहे हैं तो हमको तो जाना पड़ेगा। लेकिन यदि तुमने हमारी एक एक बात नहीं मानी, हम बोले दिन तो दिन, हम बोले रात तो रात, हमने कहा नाचो तो नाचो, यदि तुमने यानी दुरात्मा गांधी, जवाहरलाल गांधी वगैरह हमारी एक एक बात नहीं मानी, तो हम सत्ता सेना को सौंप के चले जाएंगे तो आपको कॉर्पोरेशन की सीट भी नहीं मिलेगी। आपको पीएम बनना ना, आपको मतलब ये बात अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं से कही थी कि आपको एमपी बनना है, पीएम बनना है, मिनिस्टर बनना है। यदि हम सत्ता सेना को सौंप के चले जाएंगे तो हिंदुस्तानी तो कहेंगे चलो हिंदुस्तानियों का राज आ गया, उनको तो सेना आए या कांग्रेस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो अंग्रेज निकालना था, हिंदुस्तानी लाने थे, हिंदुस्तानी आ गए, उनका विद्रोह शांत हो जाएगा। लेकिन सेना को हमने यदि सेना को सत्ता सौंप दी तो तुम्हारे हाथ में पार्लियामेंट हो गया, कॉर्पोरेशन की सीट भी नहीं आएगी। इसलिए यदि तुमको एमपी बनना है, मिनिस्टर बनना है, पीएम बनना है तो हम जैसा बोलते हैं वैसा करो। इसलिए अंग्रेज एक के बाद एक शर्त रखते गए और जवाहरलाल गांधी और दुरात्मा गांधी एक के बाद एक सारी शर्तें मानते गए। पब्लिक में वो दिखावा करते थे कभी कभी कि वो शर्त नहीं मान रहे, पर वो झूठ था। दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल गांधी ने एक एक शर्त मान ली उनकी, और जिन्ना तीनों ने एक एक शर्त मान ली, इसी भय से कि यदि अंग्रेजों की शर्त नहीं मानी तो अंग्रेज है यदि वो सत्ता सेना को सौंप के चले गए तो हमें कॉर्पोरेशन की सीट के भी दर्शन नहीं होंगे। और इन सारी शर्तों में अंग्रेजों ने एक शर्त ये रखी कि जनगण मन, जो कि हमारे राजा के खुशामद के लिए गाना लिखा गया है, वो तुम्हारा राष्ट्रगीत रहेगा। और ये शर्त जवाहरलाल गांधी ने मान ली। अब और भी सारी शर्तें मान ली, जैसे कि जिन्ना और जवाहरलाल गांधी ने कहा कि भाई जो रजवाड़े हैं, रजवाड़ों को आप चॉइस दो कि या तो वो हिंदुस्तान जाए या तो वो पाकिस्तान में जाए। तो वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला नहीं, मैं उनको 3 चॉइस दूंगा कि वो भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। तो दोनों ने बोला कि ये स्वतंत्र घोषित करने की चॉइस मत दो, उनको कहो कि आप पाकिस्तान में जाए या तो हिंदुस्तान में जाए ताकि झगड़ा खत्म, यदि वो स्वतंत्र रहेंगे तो चलता ही जाएगा ये झगड़ा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं 3 चॉइस लिखूंगा। और ये 3 चॉइस हर एक रजवाड़े को दी गई कि भाई भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है या स्वतंत्र रहना है। ये 3 चॉइस थी। उससे साफ पता चलता है कि उस समय जवाहरलाल गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और दुरात्मा गांधी की 2 पैसे की कीमत नहीं थी अंग्रेजों के सामने नेगोशिएटिंग टेबल पे। क्यों? क्योंकि नेगोशिएटिंग टेबल पे अंग्रेजों के पास एक हुक्म का ट्रम्प कार्ड था कि यदि हमने यदि हमने सत्ता भारत की सेना के हाथ में सौंप दी तो तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा, और तुमको क्या मिलेगा, तुम तो कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए, और उसी से ये कश्मीर का प्रॉब्लम आज भी अनसोल्ड है, क्योंकि कश्मीर के राजा को अंग्रेजों ने उकसाया, अमेरिका और अंग्रेजों दोनों ने, कि तुम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उसने स्वतंत्र घोषित करना था, इसलिए उसने भारत में जुड़ने से मना कर दिया। और जब पाकिस्तान की सेना चढ़ाई तब उसने जाके भारत में जुड़ा। पर यदि स्वतंत्र रहने की चॉइस ही नहीं दी होती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन में, यदि जवाहरलाल गांधी ने और दुरात्मा गांधी ने उस समय विरोध किया होता कि नहीं रजवाड़े स्वतंत्र नहीं रहेंगे, तो उस समय हरि सिंह के पास एक ही रास्ता रहता कि वो भारत में जुड़े। खैर, ये जनगण मन की बात है। तो जनगण मन में इसी तरह से भारत के का राष्ट्रगीत बना कि अंग्रेज के दबाव में आके जवाहरलाल गांधी को ये शर्त स्वीकारनी पड़ी। और पब्लिक में अब कैसे बताएं? पब्लिक में तो ये बता नहीं सकते कि हम अंग्रेजों से दबे हुए हैं और अंग्रेज हमको धमका रहे हैं कि भाई हमारी बात मानो वरना हम सेना को सत्ता सौंप देंगे। इसलिए पब्लिक में एक इमेज खड़ी की गई कि नेहरू और एडवीना के अफेयर की वजह से ये सब हुआ। वो बात 1% सच है, 1% सच है, हो सकता है अफेयर रहा हो, 99% रहा हो, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अफेयर की वजह से एक के बाद एक बात जवाहरलाल गांधी ने मान ली। जवाहरलाल गांधी को अंग्रेजों की बात इसलिए माननी पड़ी क्योंकि अंग्रेज के पास ये ट्रम्प कार्ड था कि हम कांग्रेस को 2 सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हैं। कैसे? कि हम भारत की सेना को सत्ता सौंप देंगे, तुम्हारी कीमत वैसे भी पब्लिक में नहीं है। एक और भी उस समय माना जाता है कि जवाहरलाल गांधी को ये 100% श्योरिटी नहीं थी कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो चुका, और शायद उस समय हुआ भी नहीं था। उस समय महात्मा सुभाष चंद्र बोस का देहांत हुआ भी नहीं था, तो अंग्रेजों के पास शायद एक और ट्रम्प कार्ड रहा हो कि देखो भाई, हम महात्मा सुभाष चंद्र बोस अभी जिंदा है, रशिया में है, हम ये बात पब्लिक में डिस्क्लोज कर देंगे कि ये जिंदा है, रशिया में है,
पब्लिकली डिस्क्लोज कर देंगे तो रशिया को उन्हें भारत भेजना पड़ेगा, वो भेज देंगे। और महात्मा सुभाष चंद्र बोस यदि भारत आ जाते हैं तो आपको एक कॉर्पोरेशन की सीट भी नहीं मिलेगी, जो महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में करके दिखाया था। 1938 में जो कांग्रेस के अंदर इलेक्शन हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत ही नहीं हुई, जवाहरलाल गाजी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इलेक्शन में खड़े रहे। तो फाइनली मोहन भाई को, दुरात्मा गांधी को अपने चमचे को खड़ा रखना पड़ा। सीतारामैया पट्टाभी, उसका इलेक्शन का बजट महात्मा सुभाष चंद्र बोस के इलेक्शन के बजट से 100 गुना था। पेड टाइम्स ऑफ इंडिया, पेड टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय अंग्रेजों के पैसे पे चलता था, आज वो अमेरिकनों के पैसे पे चलता है। पेड टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरे अखबार में सीतारामैया पट्टाभी की तारीफ की, महात्मा सुभाष चंद्र बोस को जी भर के गालियां दी। पूरे कैंपेन में दुरात्मा गांधी ने यहां तक बोला कि यदि सीतारामैया पट्टाभी की हार होगी तो वो उसे मैं मेरी हार मानूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये सारी धमकियां उन्होंने दी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई तेरी ऐसी की तैसी, तू एकदम बकवास आदमी है, तू बोगस आदमी है, तेरे चरखा चलाने की बात भी बोगस है, तेरी अहिंसा की बात भी बकवास है, टाइम पास है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में 80% वोट महात्मा सुभाष चंद्र बोस को मिले। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उसमें दुरात्मा गांधी के कैंडिडेट सीतारामैया पट्टाभी को 20% वोट भी नहीं मिले, 20% वोट मुश्किल से मिले, बाकी 80% वोट महात्मा सुभाष चंद्र बोस को मिले। और यदि युद्ध के बाद तो एक एक आदमी देख रहा था कि ये दुरात्मा गांधी और ये जवाहरलाल गांधी ने तो कुछ नहीं किया आजादी के लिए। उस जमाने में एयर कंडीशन नहीं था, लेकिन जेलों में पंखा बहुत बड़ी बात होती थी, और ये इनको जेल में रखा जाता था तो पंखा दिया जाता था, उनसे पत्थर नहीं तोड़वाए जाते थे। जवाहरलाल गांधी को तो रोज सुबह जेल का रसोइया आपके वक्त पूछता था कि साहब आपको खाने में क्या चाहिए, और जेल में उनको दारू पीने को भी मिलती थी। उस समय जो सबसे अच्छी विस्की मानी जाती थी वो जवाहरलाल गांधी को दी जाती थी। और यदि दुरात्मा गांधी को छींक आती थी, बुखार आता था, तो जो डॉक्टर वाइस रॉय और गवर्नर जनरल जैसे लोगों को अटेंड करता था, सर्जन जनरल जिसे कहते हैं, सर्जन जनरल आके दुरात्मा गांधी की तबीयत चेक करता था कि भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना। यानी उनको जेल के अंदर किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ है। जबकि लोगों ने देखा कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस तो सेना में जाके लड़े, उन पे गोले बारूद बम रहे थे, वो किसी भी समय मर सकते थे। वो जंगल में रहे, ऐसे जंगल में जहाँ पे मच्छर इतने होते थे कि सैनिकों की चमड़ी पे एक दूसरी चमड़ी आ जाती थी कि चमड़ी देखने नहीं मिलती थी, इतने मच्छर काटते थे वहां पे, और कि चमड़ी देखने नहीं मिलती थी, पूरे शरीर पे मच्छर के दाने 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 हो जाते थे। ऐसी जगह पे वो लड़े थे। और जब आजाद हिंद फौज की बात जैसे जैसे प्रजा में आने लगी थी, अधिकतर लोग ये मानते थे कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस असली राष्ट्रपिता है, असली नेता है, ये सब बकवास है। इसलिए अंग्रेजों के पास एक और ट्रम्प कार्ड भी रहा हो कि हम महात्मा सुभाष चंद्र बोस को वापस भारत ले आएंगे तो तुम लोगों को एमपी पार्लियामेंट, पीएम की सीट तो क्या, कॉर्पोरेशन की सीट भी देखने को नसीब नहीं होगी। और इसलिए जवाहरलाल गांधी और दुरात्मा गांधी ने ये शर्त मान ली, और बहुत सारी शर्तों में ये शर्त थी कि जनगण मन तुम्हारा राष्ट्रगीत रहेगा। अब जो हमारे साथ जो धोखा हुआ वो तो हो चुका, हम उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं कि ये डिमांड हम नेताओं के सामने रखें, पीएम के सामने, कि गैजेट नोटिफिकेशन में छापो कि जनगण मन को बैन किया जाता है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया जाता है, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान दोनों, और जो आदमी जनगण मन सरकार के प्रीमाइसेस में गाएगा उसको सजा होगी। और रविंद्रनाथ टैगोर का स्टैच्यू पश्चिम बंगाल को छोड़ के किसी भी सरकारी मकान में नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत ज्यादा प्यार है, तो मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, इसलिए पश्चिम बंगाल में उनको रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी तस्वीरें, मूर्तियां रखनी है रखें। पर पश्चिम बंगाल के बाहर कोई भी केंद्र सरकार के मकान में, केंद्र सरकार की जमीन में, या किसी भी राज्य सरकार के जमीन में या राज्य सरकारी मकान में रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर नहीं होगी, रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति नहीं होगी। और भारत के किसी भी पाठ्य पुस्तक में रविंद्रनाथ टैगोर का सिर्फ एक लाइन होगा कि ये आए थे, इन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी के लिए गाना लिखा, और इस स्थिति को उनका जन्म हुआ, इस स्थिति को उनकी मृत्यु खत्म। और इसके सिवा किसी भी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित में पुस्तक में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं आएगा। तो ये मांग रखने के लिए आप प्रधानमंत्री को कहे, और आप अपने जितने भी एक्टिविस्ट लीडर है, फिर वो अन्ना हो या छोटे अन्ना हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो या राम जेठमलानी हो, जितने भी, या अडवाणी हो, या जो भी है, उनसे आप कहो कि वो जनगण मन पे अपना स्टैंड क्लियर करें। वो
आज भी ये नेता अंग्रेजों के इतने बड़े चमचे हैं, आज की तारीख में भी अंग्रेजों के इतने बड़े चमचे हैं कि वो जनगण मन को तारीफ करते हैं। वो आज भी अंग्रेजों के और अंग्रेज के वारिस अमेरिकन से डरते हैं कि यदि हमने जनगण को कैंसिल किया तो अंग्रेजों या अमेरिकन बुरा मान जाएंगे। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी, अन्ना, छोटे अन्ना, ये महात्मा सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता घोषित करने की बात का विरोध कर रहे हैं। महात्मा सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने से भी विरोध कर रहे हैं। महात्मा सुभाष चंद्र बोस को जो भारत रत्न मिला वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कैंसिल कर दिया, और जब कैंसिल किया तो इनमें से किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। हम तो उस समय छोटे आदमी थे, राइट टू रिकॉल ग्रुप की स्थापना ही हुई थी 1998 में, हमने विरोध किया। लेकिन जहाँ तक हमारा विरोध पहुँचा ईमेल के जरिए, या तो उस समय तो यूट्यूब भी नहीं था, तो ईमेल के जरिए या थोड़े बहुत छोटे मीटिंग्स के जरिए जितने लोगों ने सुना उतने लोगों ने सुना। लेकिन ये जितने भी बड़े महात्मा, बड़े लीडर है, उनमें से किसी भी लीडर ने इस बात का विरोध नहीं किया कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न क्यों कैंसिल हो रहा है। और मेरी डिमांड भारत रत्न की है भी नहीं, मेरी डिमांड है कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता की का पद मिले, का सम्मान मिले, और ये सम्मान, और दुरात्मा गांधी को ये मिला वो सम्मान कैंसिल हो जाए। तो अब मैं संक्षेप करता हूँ। जनगण मन अंग्रेजों की खुशामदखोरी के लिए लिखा गया गाना था। इसके बारे में डिटेल आपको एक और वीडियो में मिलेगा। दीक्षित जी का वीडियो है, राजीव दीक्षित जी का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और आप जनगण मन ट्रांसलेशन पे आप गूगल कीजिए तो उसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन आपको मिलेगा, जिससे आप स्पष्ट, आपके लिए नजरों में स्पष्ट हो जाएगा कि ये गाना भारतीयों का अपमान करने के लिए और अंग्रेजों की चापलूसी के लिए लिखा गया था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज चाहिए था। धन्यवाद।